नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने वीडियो लेकर के। आपको पता है कि हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सीटेट का जो है हमने एक वीडियो में देखा है कि प्रीवियस ईयर का मैं पेपर सॉल्व करा था। 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे पेडागोजी के, जिसमें से मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे। आगे के जो है क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आज, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो, और मुझे जो है सिर्फ क्वेश्चन करा के निकलना नहीं है, क्वेश्चन को डिस्कस करना था, आपको समझाना था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो है क्वेश्चन कम करो लेकिन उसको समझो। क्योंकि अगर आप समझोगे तो उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे वैसे प्रकार के या उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 15 तक मैंने करा दिया था, 16 से हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है आज का कि छात्राएं डैश दे करके गणित, ऑप्शन है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता निष्पादन करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। लड़की लड़कियों में तो कोई भेद होता नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि वो सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन तर्क नहीं लगा सकती हैं वो, या भाषिक संगीत की अधिक क्षमताएं रखती हैं। ऐसा है क्या कि लड़के भाषा और संगीत का जो है नहीं रख सकते हैं, या लड़कियां ज़्यादा रखती हैं लड़के कम रखते हैं? क्योंकि लड़के लड़कियों में तो कोई भेद ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि जो है लड़कियां गणित नहीं सीख सकती हैं दोनों। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा कि अपनी उम्र के, वैसे भी हम लोग को जेंडर जो है रूढ़िवादिता तो अपनाना नहीं है। सीटेट के सिलेबस में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी उम्र के जो है लड़के हैं उसकी तरह अच्छे गणित सीख सकती हैं, ठीक है, गणित में अच्छी होती हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुण विजुअल मेमोरी, चाक्षुण स्मृति का हाथ डैश से संबंधित है। यानी विजुअल मेमोरी जो है उसका वो हाथ किस चीज से संबंधित है? विजुअल मेमोरी जो खत्म हो जाता है तो किससे संबंधित है? तो आपको मैंने कराया था, एक प्रश्न भी कराया था, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैंने बोला था कि अगर आप कराओ चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा। तो टॉपिक वाइज मैं वीडियो शुरू कर दूंगा। उसमें मैं जब अधिगम अक्षमता पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बहुत सारे होते हैं अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्पेक्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया, मैंने इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन कराया था कि वाच को 100 पढ़ना, 21 को जो है 6 को 9 पढ़ना, ठीक है, 21 को 12 पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। यानी पठन संबंधी विकार हो वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगर लिखने संबंधित विकार हो तो वो जो है डिस्ग्राफिया होता है। गणना संबंधित समस्या हो तो डिस्कैल्कुलिया, और मोटर जो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो तो वो डिस्प्रैक्सिया होता है, ठीक है। डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे जब टॉपिक हम लोग करेंगे कंप्लीट, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन है ए, सशक्तिशील शिक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर थर्ड है सहयोगात्मक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 है पृथक शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, यानी समावेशी शिक्षा। आपको मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में बताया था, डिस्कस किया था, एनसीएफ भी यही कहता है, ठीक है। और समावेशी शिक्षा आरटी में तो विशेष रूप से वर्णन है। एनसीएफ जो है आपको सृजनात्मकता से संबंधित है और उसमें भी वर्णन है कि सबको समान रूप से लेकर चलने के लिए, आरटी तो इसका प्रावधान ही कर देता है। तो सबको जो है सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा हो, ये किससे संबंधित है? समावेशी शिक्षा, यानी कि सबको लेके एक साथ शिक्षा देना, यानी सबको
ना ही विशेष बच्चों को, ना ही विकलांग यानी दिव्यांग बच्चे जिसको होते हैं उनको, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, सबको जो है एक साथ मिलाकर पढ़ाना, सभी को शिक्षा देना, इसी को समावेशन या समावेशी शिक्षा, ये पद्धति जो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रवाहपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रतिभा, ऑप्शन नंबर सेकंड है गुण, ऑप्शन नंबर थर्ड है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर 4 है त्वरण। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा, यानी कि प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित है, यानी कि ये सारी चीजें जो प्रतिभा से संबंधित है। इसका ना किसी गुण, अपसारी चिंतन और त्वरण से संबंध नहीं है, यानी जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो प्रभावपूर्ण बोल सकता है या काम कर सकता है, व्याख्या कर सकता है किसी चीज का, मौलिकता आएगी, यानी कि जो भी चीजें को रचना करेगा वो मौलिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन से सॉल्व करता है तो वो चीजें मौलिक होंगी। और लचीलापन, यानी कि वो लचीला होगा, ठीक है, रिजिड नहीं होगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन है स्मरण, ऑप्शन नंबर सेकंड है समझ, ऑप्शन नंबर थर्ड है सर्जन, ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा सर्जन। एक्चुअली में इसका आंसर यहाँ पे क्रिएटिंग यानी कि सृजन होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है, यहाँ सृजन हो जाएगा इसका आंसर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि देखिए जो क्रिएटिव जो है, क्रिएटिंग करना, प्रश्नों को जो क्रिएटिव करने के लिए उनको अधिक समय दिया जा सकता है प्रतिभाशाली बच्चे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग उनको प्रतिभाशाली बच्चे हैं यानी कि स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको हम लोग अगर समय कोई चीज प्रश्न कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मौलिक चीज कर सके, वो उनके पास इतना क्षमता होता है कि वो क्रिएट कर सकें, तो क्रिएट करने से जुड़े प्रश्नों को अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा गणित में अधिगम निरयोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। जब मैं आपको अधिगम क्षमता वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें मैं गणित में और इस चीज़ में अधिगम निरयोगिता, अधिगम आकलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। यहाँ ऑप्शन होगा हमारा अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है उपलब्धि परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, यानी कि जो गणित मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसके किसी बच्चे की क्षमता पता करनी है तो निदानात्मक परीक्षण करेंगे ताकि पता चल सके कि उसका निदान कैसे हो सके। ठीक है, वो मान लीजिए किसी परेशानी से जूझ रहा है या किसी परेशानी में है या फिर उसको किसी टॉपिक में परेशानी हो रही है, तो हम लोग निदानात्मक परीक्षण करेंगे, तब जो है वो सीख पाएगा, वो उसका असल में जड़ पता चल पाएगा प्रॉब्लम का। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन है विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सेकंड है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, ऑप्शन नंबर थर्ड है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, और ऑप्शन नंबर 4 है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। इसका उत्तर हो जाएगा तर्कपूर्ण, ऑप्शन नंबर 4 तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने, यानी कि सिद्धांत चित्र जो होते हैं वो जो है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं को की समझ बढ़ाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 2, आंसर नंबर बी जो है, यानी कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ठीक है,
क्योंकि मॉडल किसी चीज़ का बनाएंगे तो वो बच्चे ऑब्वियस है कि वो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निगमनात्मक तर्कण में शामिल है तो ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कता, ऑप्शन नंबर सेकंड है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ऑप्शन नंबर थर्ड है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनः निर्माण, ऑप्शन नंबर फोर है अन्वेषण सीखना स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियाँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कण, ये जो है निगमनात्मक तर्कण में जो है शामिल है। ठीक है, यानी कि सामान्य चीज़ें पहले सिखा देते हैं। शिक्षण पद्धतियाँ मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि निगमनात्मक में क्या करते हैं कि सामान्य चीज़ें पहले बताते हैं, ठीक है, फिर विशिष्ट चीज़ें बताते हैं। जैसे कोई नॉर्मल चीज़, कोई आसपास का उदाहरण बता दिया, उसके बाद से उसको विशिष्ट चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, यानी कि पहले उदाहरण दे देते हैं, तब जो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन वगैरह पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। आंसर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। क्यों? आप थॉर्नडाइक का जब पढ़ोगे तो उनका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक का, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक का जो थ्योरी ही है इस नाम से प्रचलित है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, इस नाम से प्रचलित है। तो E.L. थॉर्नडाइक जो है, इससे आप याद रख सकते हो कि E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था कि अभ्यास में त्रुटियों को कम करने में मदद करता है ये वाला। तो ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है याद करना, ऑप्शन नंबर सेकंड है गतिक प्रक्रमण, ऑप्शन नंबर थर्ड है विचार करना, ऑप्शन नंबर फोर है सहानुभूति देना। हिंदी का ना, मोटर प्रोसेसिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी सहानुभूति देना। यानी कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो सहानुभूति देना, यानी ये संवेग से संबंधित है, यानी कि सहानुभूति देना जो है, संवेगात्मक बुद्धि जो है ये सहानुभूति देना है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बाकी याद करना, ये सारी चीज़ें तो संवेग से संबंधित है ही नहीं। सहानुभूति आपके अंदर जो है फीलिंग से संबंधित तो है नहीं ना, ये कॉमन सी चीज़ है। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहन प्रदान करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, यह है ऑप्शन नंबर वन अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सेकंड अध्यावसाय, ऑप्शन नंबर थर्ड है संवेग, ऑप्शन नंबर फोर है वचनबद्धता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अभिप्रेरणा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक आंतरिक बल जो है आपको प्रोत्साहित करता है, व्यवहारक प्रक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, उसको क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। कि आपको आंतरिक अंदर से जो है आपको मिलता है एक जो कह सकते हैं बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, उसको क्या कहेंगे? मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सेकंड है संवेग, ऑप्शन नंबर थर्ड है आवश्यकता, ऑप्शन नंबर फोर है उत्प्रेरणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आवश्यकता, ये जिसको नीड भी कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा जो है क्या, यानी कि मोटिवेशन क्या, आपको जो है नीड होगा तो कोई चीज़ आप कब करोगे? जब आपको या तो मोटिवेशन क्या, यानी कि आपको आवश्यकता होगी कोई चीज़ की। मान लीजिए आप सीटेट क्यों करना चाहते हो? आपको आवश्यकता है, नीड है, आप नीड है, क्योंकि आप सीटेट निकाले बिना कोई शिक्षक बनना मुश्किल है आपका। सीटेट निकालोगे, फिर आप KVS में अप्लाई करना हो, NVS में अप्लाई करना हो, या फिर नॉर्मल नियोजन वगैरह है उसमें भी कर सकते हो, बिना सीटेट या टेट के तो हो नहीं सकता है। तो अगर आपको सेंटर लेवल करना है KVS वगैरह, तो उसके लिए सीटेट अनिवार्य है। तो ये नीड है तभी आप तैयारी कर रहे हो, वरना नहीं करोगे। बहुत से लोगों को नीड नहीं है, दिख रहा है, नहीं कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, वो लोग लगे हुए हैं कि जो है हाँ नौकरी मिल जाएगा। बहुत सारे NIS वाले, बुरा लग सकता है, बहुत सारे NIS वाले लोग जिन्होंने सीटेट NIS से DLED कर लिया तो समझा उन्होंने कि हाँ बहुत बड़ा तीर मार लिया है मैंने, और
अब तो मेरे हाथ में नौकरी सरकार खुद दे करके जाएगी। अरे भाई, आपको ट्रेंड कराना उसका काम था, उसने कर दिया। अब आपको नौकरी लेना है नहीं लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मेहनत करोगे, ये आप फिल्टर्ड हो गए, आप प्रशिक्षित हो गए, फिल्टर हो गए। अब इससे आगे फिल्टर होना है तो आपको सीटेट करना होगा। सीटेट करने के बाद से भी ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। सीटेट करने के बाद से आप फिर फिल्टर हो गए। अब आप लोग एक बड़े से जनसमूह से आपको अलग कर दिया गया कि आप सीटेट वाले लोगों को कैटेगरी में आ गए। अब आप केवीएस वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब केवीएस वगैरह का फॉर्म भरना है, आपको एनवीएस का फॉर्म भरना है, तो आप भरो। तब आप जो है उसमें यानी कि उन लोगों से सिर्फ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, पूरे लोगों से नहीं करनी होगी, सिर्फ सीटेड पास लोगों से ही करनी होगी। तो ये चीज़ें लोगों को समझना होगा, लेकिन उनको नीड नहीं होगी। अब पता नहीं, वही जाने इस बारे में। खैर, हम लोग अपने नीड पर बढ़ते हैं। हम लोग हमारे अपनी नीड क्या है? पढ़ाई करना, उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश जो है प्रेरक अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकता तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन है डैश की जगह पे क्या? प्रभावी, भावात्मक। ऑप्शन नंबर 3 संरक्षण उन्मुखी। ऑप्शन नंबर 4 है सुरक्षा उन्मुखी। इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक, यानी कि भावात्मक प्रेरणाएं जो है आंसर नंबर 2 अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकता तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ठीक है, ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। ऑप्शन नंबर 2 है सहानुभूतियों से सहपाठियों से प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर 4 है माता पिता की ओर दबाव। आंसर हो जाएगा इसका 3 यानी अर्थपूर्ण संबंध जो है ये हम लोग को सकारात्मक जो है मोटिवेट करता है, सकारात्मक रूप से अधिगम को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अर्थ, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मैं आपको अर्थ ना समझाऊं तो आप क्यों आओगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आओगे। तो बस यही है कि जो है अर्थपूर्ण संबंध जो है यही जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट के मैं आपको आगे जैसे जैसे मैं वीडियो लाता जाऊंगा आपको मिलते जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है इसके लिए। आपको क्वेश्चन पेपर अरेंज करने होते हैं और आपको कराना होता है, इतना डिस्कस करना होता है। आप किसी भी चैनल पे जाओगे तो इतना डिस्कशन नहीं होता, क्वेश्चन करा के सीधे निकल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, अब आप पे निर्भर कि आप तैयार होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। ठीक है, सीटेट के लिए या फिर आगे जो सरकारी नौकरी लेनी है उसके लिए आप तैयार होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो रवि सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं अपना सबसे पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।